प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व इतिहास के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसने विश्व को ही नहीं अपितु यूरोप के इतिहास को भी प्रभावित किया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया जा चुका है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। यह फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, अबंधुत्व की नवीन विचारधारा को लिए हुए थी। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के इतिहास को, विश्व इतिहास को एक लंबे अरसे तक प्रभावित किया। नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का विचार लोकप्रिय हुआ और नेपोलियन के अप्रत्यक्ष कार्यों के परिणाम स्वरूप यूरोप में, इटली में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इस समय यूरोप में इटली और जर्मनी दो राष्ट्र ऐसे थे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे। इनका कोई भौगोलिक नाम नहीं था, ये अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई इकाइयाँ थीं। ऐसे में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इन राज्यों में हस्तक्षेप किया, वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करी, तो इन राज्यों में, इन राष्ट्रों में भी अब राष्ट्रवाद की विचारधारा लोकप्रिय हुई। इन छोटे छोटे राज्यों ने अब राष्ट्रीयता के आधार पर अपना एक स्वयं का राज्य, देश बनाने का निश्चय किया। एकीकरण की यह विचारधारा नेपोलियन के इन कार्यों के परिणाम स्वरूप ही हमें दिखाई देती है। नेपोलियन के पतन के पश्चात 1815 ईस्वी की जो वियना कांग्रेस हुई, इसमें फिर से इन राष्ट्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। हालांकि नेपोलियन ने प्रयास किया था कि राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई में तब्दील हो जाए, परंतु ये प्रयास उसके सफल नहीं हुए। परंतु उसने राष्ट्रवाद की जो विचारधारा दी थी, उसने इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता और एकीकरण की नींव रख दी। ऐसे में हम देखें, इटली का एकीकरण जो अब समय की मांग भी था, इस एकीकरण को हम कई चरणों में बांटकर देखते हैं। चूँकि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के विचारों के परिणाम स्वरूप वहाँ पर राष्ट्रवाद की विचारधारा लोकप्रिय हुई थी और इसी का परिणाम था इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को हम दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण 1815 से 1850 ईस्वी के मध्य और दूसरा चरण 1850 से 1871 ईस्वी के मध्य। इन सभी चरणों पर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, पर इससे पूर्व हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण होने से पूर्व इटली किन किन इकाइयों में विभक्त थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैंने बताया कि इटली छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम की बात करें तो इटली में उत्तर पश्चिम में पिडमान और सार्डिनिया का राज्य था। इस पिडमान और सार्डिनिया के राज्य में सेवाय वंश का शासन था। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। इटली के उत्तर पूर्व की बात यदि हम करें तो यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया राज्य थे और ये दोनों ही ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में थे। अब थोड़ा सा मध्य की ओर चले तो मध्य में परमा, मोडेना और टस्कनी के क्षेत्र थे जिन पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव था। मध्य इटली की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पोप का राज्य था, रोम इसकी राजधानी थी और कैथोलिक धर्मावलंबी इसी पोप के राज्य में निवास करते थे। दक्षिण इटली की यदि हम बात करें तो दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली दो राज्य हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम देखें तो संपूर्ण इटली को हम तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं: उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली। उत्तरी इटली, जिसमें हम उत्तर पश्चिम में पिडमान और सार्डिनिया को देखते हैं, जहाँ पर सेवाय वंश के चार्ल्स एल्बर्ट का शासन था। इधर हम उत्तर पूर्व की ओर बात करें तो यहाँ लोम्बार्डी और वेनेशिया है जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। ऑस्ट्रिया एक विदेशी शक्ति है जिसने लोम्बार्डी और वेनेशिया, इटली के जो क्षेत्र हैं, इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। मध्य इटली की यदि हम बात करें तो परमा, मोडेना और टस्कनी के ही क्षेत्र थे जिसमें परमा, मोडेना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया का पूर्णतः प्रभाव था। ये जो क्षेत्र थे उत्तरी इटली के, ये अर्ध औद्योगिक क्षेत्र थे
औद्योगिक दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। औद्योगिक क्रांति का अधिक प्रभाव हम इटली में नहीं देखते हैं। मध्य इटली की यदि हम बात करें तो पोप का अपना स्वतंत्र राज्य था। और दक्षिण इटली की और यदि हम चले, इटली का तीसरा भाग यदि हम देखें दक्षिण इटली के रूप में, तो नेपल्स और सिसिली के यहाँ पे राज्य थे। और उत्तरी इटली की तुलना में ये ग्रामीण और अविकसित राज्य थे। कुल मिलाकर हम देखें तो इटली भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली। और सभी में अलग अलग शक्तियों का प्रभाव था, नियंत्रण था। ऐसे में हम देखें तो इटली का एकीकरण होने से पूर्व उसके सामने बहुत सारी बाधाएं थी। वो बाधाएं कौन कौन सी थी, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। इटली का एकीकरण होने से पूर्व हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भौगोलिक असमानताएं विद्यमान थी। इटली के उत्तरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र थे, जबकि दक्षिण के जो क्षेत्र थे ये ग्रामीण क्षेत्र थे, अविकसित क्षेत्र थे। आर्थिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो इटली के इन क्षेत्रों का अधिक विकास नहीं हुआ था। कृषि और उद्योग की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए थे। सामंतवाद हालांकि नेपोलियन के प्रभाव से यहाँ पर समाप्त हो गया था, परंतु नेपोलियन बोनापार्ट की समाप्ति के पश्चात कुलीन वर्ग ने, सामंत लोगों ने, जागीरदारों ने फिर से यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहा। ऐसे में हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टि से भी इटली अनेक भागों में बटा हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से यहाँ उदार राजतंत्रवादी ये सोचते थे कि राजतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि दक्षिण में यदि हम देखें तो नेपल्स और सिसिली में बुर्बो वंश का शासन था, नेपल्स में फर्डिनेंड द्वितीय का शासन था। और उत्तर में यदि हम देखें तो पिडमॉन्ट सार्डिनिया में सेवाय वंश का शासन था, चार्ल्स एल्बर्ट यहाँ का शासन था। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी विद्यमान थी, जबकि गणतंत्रवादी ये चाहते थे कि इस विचारधारा के अंतर्गत इटली का एकीकरण हो। तो अलग अलग विचारधाराओं के कारण भी इटली का एकीकरण शुरू में थोड़ा सा बाधक हमें दिखाई देता है। इसी तरह हम देखें तो इटली पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इटली के क्षेत्रों पर विदेशी शक्ति का प्रभाव था, और ये विदेशी शक्ति ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। वो इटली में अपना आर्थिक राजनीतिक महत्व देखता था और इन क्षेत्रों पर अपने प्रभुत्व में किसी तरह की भी कमी नहीं होने देना चाहता था। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस विदेशी प्रभुत्व से इटली के लोग मुक्त होना चाहते थे, अपने सभी इकाइयों को मिलाकर एकीकरण करना चाहते थे, अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहते थे। और यही राष्ट्रवाद की विचारधारा, यही राष्ट्रीय एकता की विचारधारा उनको एक करने के लिए बाध्य कर रही थी। ऐसे में हम देखते हैं कि इटली की राजनीति में मैजीनी जैसा व्यक्ति हुआ, जिसने युवा इटली दल का गठन किया। कार्बोनेरी संस्था हुई 1810 ईस्वी में। ये गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो इटली का एकीकरण करना चाहती थी। ऐसे में हम देखें तो इटली का तेजी से आर्थिक विकास होता है। बौद्धिक और दार्शनिक लोगों ने, लेखकों ने अपने विचारधाराओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्मित की। तो ऐसे में हम देखें तो इटली के एकीकरण की गति को बल मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण की जो बाधाएं थी, इन बाधाओं को दूर करने के लिए मैजीनी जैसा व्यक्ति हुआ, जिसने अपने नैतिक बल से, अपने आदर्शवाद से इस विश्वास को लोगों के मन में जगाया कि इटली का एकीकरण हो सकता है। मैजीनी पहला व्यक्ति था जिसने इटली वासियों में इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इटली का एकीकरण हो सकता है, ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति पाई जा सकती है। मैजीनी के नैतिक बल ने, गैरिबाल्डी की तलवार ने, शक्ति ने और कैबूर जैसे कूटनीतिज्ञ ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया। इटली का एकीकरण जो हम अलग अलग चरणों में बांटकर देखेंगे। इसके पहले चरण में हम देखेंगे कि किस तरह से एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई, और द्वितीय चरण में देखेंगे कि हम किन किन चरणों में चलकर इटली के जो अलग अलग क्षेत्र थे ये एक इटली के रूप में संगठित हुए। इनका नेतृत्व किया सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने। 1849 में चार्ल्स एल्बर्ट ने शासन सत्ता अपने पुत्र विक्टर एमेनुएल के पक्ष में त्याग दी। तो विक्टर एमेनुएल द्वितीय के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ।
विक्टर इमैनुअल द्वितीय को 1852 में 1852 में काबूल जैसा कुशल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी व्यक्ति मिला जिसे प्रधानमंत्री बनाया। और इस काबूल ने अपनी दूरदर्शिता से, अपने यथार्थवाद से इटली का एकीकरण पूर्ण किया। हालांकि काबूल इटली का एकीकरण प्रत्यक्ष नहीं देख पाया। इसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह इस एकीकरण को पूर्णतः देख नहीं पाया था, परंतु विक्टर इमैनुअल ने इटली के जो शेष क्षेत्र बच गए थे, वेनेशिया और पॉप के राज्य, इनको एक करके इटली के एकीकरण को पूर्ण किया। इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इटली का एकीकरण जो पूरा हुआ, इस इटली के एकीकरण में अनेक कारकों ने योगदान दिया, जिसमें मैंने अभी बताया कि चूँकि इटली में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा था, कृषि और उद्योगों का 1750 ईस्वी के बाद तेजी से विकास होने लगा था, बैंकिंग व्यवसाय लोकप्रिय हो रहा था। ऐसे में आर्थिक संघ बनाने की विचारधारा यहाँ पर लोकप्रिय हो रही थी। लेखक और जो बुद्धिजीवी थे, इन लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से इटली में एकीकरण की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, ये उदार शासक था, आर्थिक सुधार कर रहा था। इसका नेतृत्व भी इटली के एकीकरण के लिए योग्य था, काबिल था, परिस्थितियों के अनुकूल था। ऐसे में हम देखें कि पॉप ग्रेगरी 16वें के पश्चात जब पॉप पायस नवम पॉप बनता है, तो इस पायस नवम के प्रशासनिक सुधारों तथा उदारवादी विचारों से जनता में भी वह लोकप्रिय हुआ, जिसे ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिख पसंद नहीं कर रहा था। और इसे दबाने के लिए जब उसने प्रतिक्रिया की, तो इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इस एकीकरण का प्रथम चरण हमें दिखाई देता है। चूँकि कैथोलिक धर्मावलंबी रोम के पॉप को अपना गुरु मानते थे, तो ऐसे में पॉप का अपमान वो अपना अपमान मानते थे। तो जब हम देखें कि मेटरनिख ने पॉप के खिलाफ सैन्य अभियान किया, तो कैथोलिकों ने मिलकर चार्ल्स एल्बर्ट के साथ मेटरनिख के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। मेटरनिख की ये पहली पराजय थी इटली में, और यहीं से अब इटली वासियों में ये विश्वास हुआ कि वो ऑस्ट्रिया को पराजित करके इटली का एकीकरण कर सकते हैं। ऐसे में हम देखें तो मैजीनी का पदार्पण अब इटली की राजनीति में होता है। 1820 और 1830 में इटली में जो क्रांतियाँ हुई थी, इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप मैजीनी जैसे युवक को अब इटली की राजनीति में आगे आकर नेतृत्व करने का अवसर मिला। इटली एकीकरण में ये पहला व्यक्ति था जिसने 1831 ईस्वी में फ्रांस में यंग इटली या युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इसने पहली बार अपने देशवासियों में स्वतंत्रता और एकता की भावना भरी। उसने युवा इटली के माध्यम से नवयुवकों में ये विश्वास पैदा किया कि वह ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से इटली को मुक्ति दिला सकता है। उसने 3 नारे दिए कि परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाई एक हो जाओ और इटली को मुक्त करवाओ। यह गणतंत्र की स्थापना इटली में करना चाहता था, और इसी प्रयास में 1830 और 1848 की जो क्रांतियाँ हुई, इन क्रांतियों में इसने भाग लिया, परंतु अपनी विचारधारा के कारण ये हर बार असफल रहा, और इस असफलता के कारण उसको इटली छोड़कर जाना पड़ा। इसने अपना अधिकांश जीवन प्रवास में बिताया, और इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में रहते हुए वहाँ की संसदीय व्यवस्था को देखकर इटली में इस व्यवस्था को अपनाने का उसने प्रयास किया, और अपनी युवा इटली के माध्यम से उसने वह असफल प्रयास किया जिसके माध्यम से वो ऑस्ट्रिया को, विदेशी प्रभाव को इटली से मुक्त कर सकता था। तो इस तरह से हम देखें इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी थी। अब किस तरह से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, इन सभी को हम विस्तार से देखेंगे आगे।